सर कर दी, अच्छा ठीक है। चलिए, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है क्लास की। आई होप आप तक ऑडियो और वीडियो पहुंच रहा होगा। शंकर दुबे यहाँ आ चुके हैं, शिवांगी यादव आ चुकी हैं। स्वागत आप सभी का, वेलकम। गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, गर्मी के दिन आ चुके हैं, समर सीजन है तो इस वक्त तो हम इसको एक तरीके से गुड आफ्टरनून बोलें तो बेहतर है। बाहर एक जबरदस्त गर्मी हो रखी है, मतलब क्या कहा जाए। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपको सही लगे वो। और क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने जो इंडिया के नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में कुछ चर्चा की थी, और आज हम करने वाले हैं इंडियन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात, यानी भारत का यातायात, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन। राइट। नीरज यदुवंशी, आपका भी स्वागत, वेलकम। 4:01 हो चुका है, और पिछले जो क्लास थी उसमें हमने सॉइल्स को कंप्लीट किया था और नेशनल पार्क्स को देखा था, राइट। तो आज हम कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो, यातायात बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो रोड हो या रेलवे। रेलगाड़ी काफी अच्छी होती है वैसे, रेलवे, या फिर आप बात करें रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड यानी सड़क मार्ग जो होते हैं, और उसमें भी खासकर जो नेशनल हाईवे होते हैं, एनएच, नेशनल हाईवेज, उनके बारे में चर्चा होगी। कुछ वाटरवेज के बारे में भी बात करेंगे। वाटरवेज यानी जलमार्ग कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, राइट। और कुछ एयरपोर्ट्स के नाम भी देखेंगे। यानी हवाई अड्डों के नाम। इसके अलावा एक टॉपिक पोर्ट्स मैंने करवाया है, नहीं करवाया? आई थिंक पोर्ट्स नहीं हुआ है ना, बंदरगाह नहीं पढ़ा है हमने। नहीं, नहीं, पोर्ट्स हो चुका है, पोर्ट्स हो चुका है, बंदरगाह हो चुका है। इसी में एक होता है पोर्ट्स, यानी बंदरगाह। तो बंदरगाह भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत जरूरी है, और ये कंप्लीट हो चुका है ना, पोर्ट्स हो चुका है ऑलरेडी, राइट। याद है कि नहीं है? अमर प्रताप, धर्मेंद्र शर्मा, राम लखन सिंह, अजय गुप्ता, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और कौन कौन जुड़े हैं क्लास के साथ? बाकी शिवांगी यादव और नीरज यदुवंशी, ये तो हैं ही। हाँ, शिवांगी कह रहे हैं बिल्कुल, ये टॉपिक जो है हो चुका है। और यहाँ पर राम लखन, ठीक है ठीक है। शिव प्रताप भी है यहाँ पर। शिव प्रताप, आपका भी स्वागत, वेलकम। पोर्ट हो चुका है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, इंडियन रेलवे की अगर बात करें, भारतीय रेलवे की, तो 150 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं हमारे रेलवे को चलते हुए। और यहाँ पर जो फैक्ट हमें याद रखना है वो ये है कि विश्व भर में हम चौथे स्थान पर हैं। हमारा अगर रेलवे नेटवर्क देखा जाए तो चौथे स्थान पर है, फोर्थ रैंक है हमारी। तो फिर नंबर 1 पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है रेलवे नेटवर्क के मामले में। उसके पास 2.5 लाख किलोमीटर रेलवे पटरियां हैं, 2,50,000 किलोमीटर रेलवे की पटरियां हैं, और हमारे पास हैं लगभग 65,000। ठीक है, तो भारत के पास कितनी रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है भारत में? तो आप याद रख सकते हैं 65,000 किलोमीटर। 3 देश हैं हमसे ज्यादा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। चीन और रूस, ये 3 देश हैं। इसके बाद में कोई देश नहीं है पूरी दुनिया भर में जिसमें, ज्योति गौतम आपका भी स्वागत, गुड इवनिंग। तो फोर्थ रैंक है हमारी रेलवे नेटवर्क्स के मामले में, चौथी रैंक। इसके बाद पहली रेलवे भारत में कब चली थी? तो पहली रेलगाड़ी, अभी दोनों ही चीजें आपको बताता हूं। पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी 1837 के अंदर, जिसको बोला जाता था रेड हिल रेलवे। कहां पर चली थी? तो आप कहिए मद्रास के अंदर, जो आज का चेन्नई है, मद्रास, वहां। किस लिए चली थी? तो आप कह सकते हैं ग्रेनाइट ढोने के लिए, ढोने के लिए ग्रेनाइट का ट्रांसपोर्ट करना था, पत्थर का।
तो ये 4 बातें याद रख सकते हैं कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली और उसका नाम क्या था, कौन से शहर में चली थी, और साथ ही साथ सोनीपाल आपका भी स्वागत, गुड इवनिंग। और क्या करने के लिए, पैसेंजर रेलगाड़ी नहीं थी भाई, ये पैसेंजर रेलगाड़ी नहीं थी भारत की पहली रेलगाड़ी, बल्कि ये ग्रेनाइट पत्थर को वहां मद्रास के अंदर ढोने के लिए, लूटने के लिए बेसिकली। अक्सर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेजों ने रेलगाड़ी यहाँ भारत में चलाई जरूर थी, लेकिन भारतीयों की मदद करने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ के भारत के सामान को, कृषि उत्पाद जो हैं, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, या फिर कोई और चीज है, पत्थर हैं, मसाले हैं, इनको लूटने के लिए, यहां से बाहर बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसके बाद में पहली सवारी रेलगाड़ी, पहली यात्री रेलगाड़ी भी कह सकते हैं, पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली, तो वो 1853 में चली थी। 1853 में कहां चली थी, तो ये मुंबई के अंदर, बॉम्बे से ठाणे तक, बॉम्बे से ठाणे तक 33-34 किलोमीटर का इसका रूट था, 33-34 किलोमीटर के आसपास था, ठीक है। और इसमें 400 लोग बैठे थे भाई, और लोगों ने इतनी खुशी मनाई कि उस दिन पब्लिक हॉलिडे कर लिया, छुट्टी कर ली, कहा कि आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है, पहली बार रेलगाड़ी में बैठने का मौका मिला। और वैसे इसमें से एक हटा दें तो मेरा बर्थ डेट आ जाता है 6 अप्रैल, तो आने वाला है 6 अप्रैल, उस दिन बर्थडे है मेरा। वैसे 16 अप्रैल को चली थी, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी, राइट। 400 लोग इसमें बैठे थे, यात्री रेलगाड़ी, पहली यात्री रेलगाड़ी। इसके बाद भारत की सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो उसका नाम है वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस। कितनी स्पीड से चलती है, तो ये चलती है भाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी टॉप स्पीड है। इसीलिए इसको ट्रेन 18 भी कहते हैं, इसी का नाम है ट्रेन 18, वही 180 से ले लिया गया, तो ट्रेन 18 भी कहते हैं इसको। कहां लिखा हुआ है, ये रहा, इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस को कहां से कहां चलेगी, तो भाई मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो बस दिल्ली से वाराणसी के बीच में मोदी जी दिल्ली में बैठते हैं और बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो दिल्ली से वाराणसी चलेगी सबसे ज्यादा तेज ट्रेन, और कहीं कैसे चल सकती है, दूसरी जगह कोई कैसे चला सकता है, खुद के लिए चलाएंगे, जल्दी जाना हो मान लो ट्रेन से किसी दिन, तो वंदे भारत में बैठ के चले जाएंगे। दूसरी, ये तो हुई पहली नंबर 1 पे, दूसरी सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान। गतिमान जो एक्सप्रेस है वो कहां से कहां चलती है, तो आप कहिए वो भी दिल्ली से ही चलती है, और दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है, दोनों लाल किले वाला शहर है, दिल्ली से आगरा, ठीक है। और तीसरी सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन है दिल्ली भोपाल शताब्दी, या फिर केवल उसको भोपाल शताब्दी कह दें, भोपाल शताब्दी तो काफी है, भोपाल शताब्दी दिल्ली से भोपाल के बीच में, दिल्ली से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये 3 सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन भारत की ये है, 160 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, और यहां 180, वंदे भारत सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन, ठीक है। तो ये 3 सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, दिल्ली से ही चलती हैं तीनों, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से भोपाल, ठीक है। ये वंदे भारत ट्रेन का फोटो है, आप चाहो तो देख सकते हो, वंदे भारत कुछ ऐसी ट्रेन है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ भी है वंदे भारत, ठीक है। और सेकंड गतिमान मैंने बताई 160 किलोमीटर, और भोपाल शताब्दी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे ज्यादा लंबा रूट, सबसे लंबे
रूट पर चलने वाली रेलगाड़ी, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर टोटल यात्रा करती है। कहां से कहां चलती है? तो ये डिब्रूगढ़ एक जगह है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम के अंदर है, असम के अंदर डिब्रूगढ़ जगह है। और डिब्रूगढ़ से ये चलती है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, लास्ट छोर कन्याकुमारी, भारत का लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में, और 9 राज्यों से होकर चलती है, 9 राज्यों से होकर चलती है। कुल 9 राज्यों में इसके स्टेशन है। ठीक है, यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है। हाँ, विवेक एक्सप्रेस लिखा हुआ है, डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर। इसके अलावा ये थ्रू 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 82 घंटे और 30 मिनट की टोटल यात्रा है एक तरफ की। तो सबसे लंबे रूट पर चलने वाली जो ट्रेन है वो है भारत की विवेक एक्सप्रेस, 4286 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन। ये गतिमान का डिब्बा है, आप देख सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्टेशन है, और आगरा छावनी है, आगरा के अंदर गतिमान। और भोपाल शताब्दी चलती है, ये हबीबगंज है वहां पर भोपाल के अंदर, और नई दिल्ली से शताब्दी, भोपाल शताब्दी। ठीक है, और ये असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में चलने वाली विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ असम के अंदर यहाँ स्टेशन है। तो एक तो हो गया असम, असम के बाद दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, चौथा हो गया बिहार, पांचवा हो गया ये झारखंड, छठा हो गया ओडिशा, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां वैसे तो पहले तमिलनाडु में आती है, लेकिन पहले इसको केरल को कर लेते हैं, और लास्ट में तमिलनाडु में रुकती है, तो 9। तो ये 9 राज्यों से होकर चलती है भाई, 9 राज्य। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबे रूट पर चलने वाली जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, 9 राज्यों से होकर चलती है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म 1366 मीटर के आसपास लंबा है, दुनिया में सबसे लंबा है गोरखपुर। विश्व के 3 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आता है गोरखपुर, योगी बाबा, यूपी के सीएम, उत्तर प्रदेश। दूसरा आता है कोल्लम, कोल्लम है केरल के अंदर। काफी दिनों तक खड़गपुर नंबर 1 पे था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर जा चुका है। खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो विश्व में इतने लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है भाई, 3 हैं, तो और तीनों ही भारत में हैं, गोरखपुर, कोल्लम केरल, और खड़गपुर पश्चिम बंगाल। विश्व के 3 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे गोरखपुर जंक्शन की फोटो है, ये 3 अंग्रेजी में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गोरखपुर 1366 मीटर लंबा, कोल्लम जंक्शन 1180 मीटर, खड़गपुर 1072 मीटर लंबा। इतने लंबे प्लेटफॉर्म, पब्लिक इतनी है, क्या करें, प्लेटफॉर्म को ही लंबा करना पड़ रहा है, चौड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक रेलवे स्टेशन के ऊपर ही आगे बस गई है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन खत्म होते कॉलोनी जा जाती है, तो क्या करें, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं बनाए जा सकते, तो उनको ही वाइड कर, लंबा कर लिया गया।
पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी 1925 में चली थी, बस इतना याद रख लेना, बॉम्बे से कुर्ला तक। पहली विद्युतीकृत रेलगाड़ी कब चली, तो बस 1925 को याद रखना, 1925, 1925 में। कहां से कहां, तो बॉम्बे से कुर्ला, महाराष्ट्र में, बॉम्बे से कुर्ला। बाद में आगे वो नासिक तक चली गई थी, ठीक है, ठाणे वगैरह जो जगह है आगे, पुणे है, नासिक है, वहां तक। तो बॉम्बे से कुर्ला 1925 में पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी भारत की, बॉम्बे से कुर्ला, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। बुलेट ट्रेन का सपना भी मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी, जब भी चलेगी, कब चलेगी पता नहीं, जरूरत तो है नहीं वैसे, खैर चला लो, क्या दिक्कत है। तो पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी, चलेगी तब देख लेंगे ना, अभी तो काम चल रहा है। स्टेशन कौन कौन से हैं इसके, वो आप देख सकते हैं, मुंबई से ठाणे, वरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, इसके अलावा ये वडोदरा और अहमदाबाद। तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी पहली बुलेट ट्रेन भारत की, मुंबई से अहमदाबाद। और कब चलेगी, चलेगी तब खबर मिली जाएगी आपको। क्यों चलेगी, सवाल मत करना, जरूरत है या नहीं, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। क्या बड़ाई वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं, जापान कर रहा है सारा काम, हमारी तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं उसमें। पैसा कौन दे रहा है, जापान वापस नहीं लेगा, लेगा, पूरा लेगा, ब्याज के साथ लेगा। क्या हवाई जहाज से सस्ती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हवाई जहाज से महंगी होगी। मेंटेनेंस एरोप्लेन का ज्यादा है या इसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है मेंटेनेंस, ठीक है। कभी भी सस्ती हो पाएगी एरोप्लेन से, कभी नहीं सस्ती होगी, एरोप्लेन लगातार सस्ती होती चली जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसा जंक्शन जो 7 तरफ से रूट आकर मिलते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है, जैसे एक तो होता है स्टेशन, भाई यहाँ स्टेशन है, ये स्टेशन, यहाँ पर आप उतर सकते हो, ट्रेन रुकेगी यहाँ पर, ठीक है, ये तो हो गया स्टेशन। अब इसी स्टेशन पे अगर आप यहां से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी एक रूट आके मिल रहा है, इधर से भी एक रूट आया और ऐसे आकर मिल गया, एक रूट यहां से निकलकर इधर चला गया या इधर आ गया, ठीक है, एक रूट और आया जो यहां से आकर यहां आकर मिल रहा है इसी रूट में, ठीक है, एक रूट और आया इधर से, वो भी आके मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 तरफ से रूट आकर मिलते हैं मथुरा में। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मथुरा, जहां 7 साइड से रेलवे पटरियां आकर मिलती हैं, इतनी साइड से कहीं पर भी आकर नहीं मिलती। तो मथुरा इज द लार्जेस्ट जंक्शन ऑफ इंडिया, रेलवे जंक्शन मथुरा, 7 रूट आकर मिलते हैं, with as many as 7 route emerging from this station। 7 रूट आकर, 10 प्लेटफॉर्म भी हैं यहाँ पर, वो तो खैर प्लेटफॉर्म तो कहीं भी हो सकते हैं, 10 10 15 15 भी होते हैं। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। इसके बाद फर्स्ट रेलवे स्टेशन का कोई जरूरत नहीं है, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस। अगर आपको 4-5 दिन ट्रेन के अंदर बैठना है, 8 दिन, और आपको कई लाखों रुपए खर्च करने हैं, जंगल के अंदर से चलें, वाराणसी के जो बनारस के बाथिंग घाट हैं, जो स्नान घाट हैं गंगा किनारे, उनका दर्शन करने हैं, या फिर आपको लाल किला वगैरह देखना है, ताजमहल देखना है, खजुराहो के मंदिर देखने हैं, रणथंबोर का नेशनल पार्क, फतेहपुर सीकरी के जो वो हैं मंदिर वो देखने हैं, ये सब कुछ देखना है, तो इस ट्रेन का मजा ले सकते हैं। भारत की सर्वाधिक महंगी और सर्वाधिक सुविधाजनक रेलगाड़ी
भारत की सर्वाधिक महंगी और सुविधाजनक रेलगाड़ी कौन सी है? तो आप कहिए वो है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस कई लाखों रुपए खर्च करवा देगी, 8 दिन बैठे रहो उसके अंदर, और लेकिन मजेदार है। नवीन चंद्रा, मतलब ये मान के चलिए, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मतलब मैं कभी बैठा नहीं तो मुझे पूरा पता नहीं, और टिकट का भी पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि 8 दिन बैठने के वो आपसे 2 4 5 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए तो ऐंठ ही लेंगे, ज्यादा ही ऐंठ लेंगे। मतलब एक सेकंड रुक जाओ, चेक ही कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है ये तो। महाराजा एक्सप्रेस फेयर फॉर 8 days, यहां लिखा हुआ है 8 दिन का है। डॉलर स्टार्टिंग प्राइस है $5,980, या $6,000 ही मान लें, $6,000 इन रुपीज। तो ये हो गए 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए हो गए। $6,000 का मतलब होता है 60, मतलब अरे ये क्या आ गया, नीचे आ रहा है, ये रहा, लगभग लगभग 5.5 लाख रुपए से भी ज्यादा ये स्टार्टिंग प्राइस है। तो 5.5 लाख रुपए कम से कम खर्च कर सकते हो आप 8 दिन ट्रेन में घूमने के लिए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है। नवीन, ओके? नवीन चंद्रा बैठोगे? देखो जरा, इस ट्रेन में जब आप बैठोगे तो आपको कुछ बेहतरीन एहसास होगा। जरा देखिए, ये तो इसका डिब्बा है, महाराजा एक्सप्रेस का ये डिब्बा है। यहां देखिए जरा, आप जहां खाना खाएंगे वो आपको 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग देगा। ऐसा लगेगा कि वाह, यही है वो जगह जहां बैठ के हमें खाना खाना चाहिए था। ठीक है, पीछे बाहर देखेंगे तो ये जंगल में रुकी हुई है, ये फॉरेस्ट है, रणथंभौर का जो जंगल है। हो सकता है साथ में यहाँ टाइगर वगैरह आ जाए और आपको दर्शन मिल जाए, टाइगर आ जाए यहाँ पर, कोई बंगाल टाइगर, और आपको कहेगी हाय हाउ आर यू। ठीक है, और आपका जो सोने का शयन कक्ष होगा वो ऐसा होगा जहां पर बढ़िया, ऐसे ऐसे फील नहीं होगा कि मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी ट्रेन में सो रहे हैं, आपको एहसास होगा जैसे आप किसी 5 स्टार होटल के एक रूम के कमरे को किराए पे लिया है और वहां सो रहे हैं। तो ये सुविधाओं के साथ ये ट्रेन है, सबसे महंगी है, सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं। हम हमारे भारतीय रेलगाड़ी का जो मास्कट है, यानी जो जिसे हम क्या बोलते हैं, शुभंकर, शुभंकर बोलते हैं, शुभंकर हिंदी में मास्कट को, यानी जो लोगो होता है ना एक तरीके से, तो वो भोलू है। भोलू बेबी एलिफेंट है, हाथी का छोटा बच्चा है भोलू, शुभंकर भोलू है। इसने टीसी वाली ड्रेस पहन रखी है, हैट, और वो जो ग्रीन कलर का, नहीं ब्लू कलर का शायद पहनते हैं वो जैकेट, वो पहन रखी है, ब्लेजर। 150वीं जयंती थी भारतीय रेलवे की, 150 साल पूरे हुए थे। ठीक है, तो उस अवसर पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने 2002 में ये भोलू हमारी भारतीय रेलवे का शुभंकर बनाया था। हाथी का छोटा बच्चा है, ठीक है, हाथी का छोटा सा बच्चा है ये भोलू। और इसके हाथ में ना सिग्नल लैंप है, लालटेन ले रखी है इसने, हाथ में लालटेन ले रखी है जिसपे ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन लाइट जली हुई। अभी दिखाता हूं, उसका फोटो दिखाता हूं। ग्रीन लाइट, इसने हरे रंग की लाइट की लालटेन पकड़ रखी है और कह रहा है चलते रहो, रुको मत। तो भोलू को शब्द को याद रखना। और भोलू कौन है? हाथी का छोटा बच्चा, बेबी एलिफेंट है ना, बेबी एलिफेंट है, हाथी का छोटा बच्चा है भोलू। मैं दिखाता हूं भोलू क्या है। भोलू ये है, ठीक है, भोलू ये है। राइट, ये देखिए, हाँ ये ब्लू कलर की और ये टोपी वगैरह पहन रखी है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन वो ट्रेन इंजन है जो पूरी दुनिया में सबसे पुराना है, चालू हालत वाला। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन जो आज भी चलता है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन जो आज भी चलता है, ऐसा वाला सबसे पुराना। फेरी क्वीन से पहले भी बने थे, लेकिन ये सबसे पुराना है ना। तो इसको 1855 में बनाया गया था, 1855, और आज तक चलता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। गिनीज बुक जो विश्व
रिकॉर्ड की होती है ना, उसके अंदर गिनीज वाली जो बुक होती है, गिनीज बुक, उसके अंदर इसका नाम है। और भारत सरकार ने इसको 1972 में हेरिटेज स्टेटस दे दिया था, यानी विरासत का एक दर्जा दे दिया गया था। ये तो विरासत है, भारत सरकार ने विरासत का दर्जा फेरी क्वीन को कब दिया, तो आप कहिए 1972 में, 1972 में इसको एक विरासत घोषित कर दिया गया था, यानी हेरिटेज स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे पुराना ऐसा रेलवे इंजन जो अब भी चलता है, मैं आपको दिखाता हूं। फेरी क्वीन ये है, आप यहां देखेंगे इस पे लिखा हुआ है फेरी क्वीन एक्सप्रेस 1855, यहां लिखा हुआ 1855 में बना था, 1855। ठीक है, ये इसके ड्राइवर साहब हैं जो चलाते हैं, लोको पायलट जिनको हम बोलते हैं। ये कभी कभी चलती है दिल्ली से अलवर, रेवाड़ी, अलवर दिल्ली, वापस दिल्ली से अलवर राजस्थान तक जाती है। ठीक है, तो इसको आप दिल्ली के म्यूजियम में देख सकते हैं। राइट, सबसे धीरे चलने वाली रेलगाड़ी भारत की नीलगिरी रेलवे है बेसिकली। ठीक है, नीलगिरी ऊटी रेलवे, ऊटी नीलगिरी रेलवे भारत की सबसे धीमी चलने वाली रेलगाड़ी, केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और इतना धीरे चलने का कारण है वहां के जो सीन है ना वो बहुत बढ़िया है, सीनिक व्यू, यानी जो सीन है देखने लायक। मैं दिखाता हूं उसका रूट कैसा है। पहाड़ पर खड़े ढलान पर चढ़ती है ऐसे, आप कहोगे फिसल नहीं जाएगी पीछे, उसके लिए भी उसमें सिस्टम लगा रखा है। ये ट्रेन पहाड़ पर चढ़ते वक्त या नीचे उतरते वक्त फिसल ना जाए पटरी के ऊपर से, उसके लिए भी। तो भारत की सबसे धीरे चलने वाली ये मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, सबसे धीमी चलने वाली, बहुत सुंदर है रास्ता इसका, देखिए जरा, छोटी सी ट्रेन, पुरानी ट्रेन। और इसकी पटरी के ऊपर ना एक ऐसी चीज लगा रखी है दोनों पटरियों के बीच में, जिसमें टायर अटक कर चलता है। यहाँ बीच में एक कांटा सा दिख रहा होगा आपको, कांटा सा फैला हुआ है, रैक एंड पिनियन सिस्टम बोलते हैं। पटरी पर ऐसे कांटे लगे हुए हैं और टायर के ऊपर भी ऐसे कांटे हैं, तो ऐसे वो टायर ना चलेगा ना तो उसमें अटक के आगे चलता है ऐसे। तो ऐसे ढलान भी होगा, ऐसे खड़ा ढलान, तो टायर उसमें अटक कर उसको ट्रेन को आगे खींच कर ले जाएगा। ठीक है, तो ये एक बीच में सिस्टम लगा रखा है इसमें, रैक एंड पिनियन सिस्टम। तीसरा टायर भी है बीच में इसके एक। ठीक है, यहाँ तो प्लेन है तो यहाँ पर वो तीसरा टायर नहीं, जरूरत नहीं है। जब पहाड़ी ढलान आते हैं तो वहां पर वो टायर आपको देखने को मिलेगा, तीसरा टायर। ठीक है, ये सीन है इसके पूरे। तो इस ट्रेन का, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम है वेंकट नरसिम्हा राजूवारी पेटा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। 29 अक्षर का नाम है ये, 29 अक्षर हैं इसमें, 29 लेटर हैं। ठीक है, वेंकट नरसिम्हा राजूवारी पेटा, भारत में किसी स्टेशन का सबसे लंबा नाम, लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम इन इंडिया, वेंकट नरसिम्हा राजूवारी पेटा। ठीक है, और कई बार लोग क्या करते हैं, उससे पहले श्री और लगा देते हैं, वेंकट नरसिम्हा राजूवारी पेटा जी के पहले, उनके पेट से पहले श्री और लगा देते हैं। तो वो 31 का हो जाता है, फिर 29 की बजाय 32 का हो जाता है, 29 से 30, 31, 32, तो 32 लेटर का बन जाता है वो उसका नाम। तो सबसे लंबा स्टेशन का नाम है वेंकट नरसिम्हा राजूवारी पेटा, आंध्र प्रदेश के अंदर, स्टेशन का सबसे लंबा नाम। इसके बाद सबसे छोटा नाम है इब, ये ओडिशा के अंदर है इब स्टेशन। इब एक नदी भी है, महानदी की सहायक नदी, नदियां तो मैंने आपको पढ़ाई दी हैं, हाँ नदियां हो गई। तो इब मैंने बताया था, इब नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। और ओडिशा के अंदर इब स्टेशन से सबसे छोटा नाम, केवल 2 ही लेटर, आई बी खत्म, इब। तो किसी भी स्टेशन का सबसे छोटा नाम है इब, और वेंकट नरसिम्हा राजूवारी पेटा है सबसे लंबा नाम। ठीक है, ये कुछ हैं इनका, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, कि ऐसा एग्जाम में आता रहता है कि चितरंजन, तो चितरंजन तो छोड़ो, डीजल लोकोमोटिव मतलब डीजल इंजन का काम कहां पर होता है भारत में, डीजल जो इंजन होता है उसका काम तो वाराणसी के अंदर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसका नाम ऐसे ही लिखा जाता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री,
कहां पर है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिब्बा बनता है चेन्नई के अंदर। इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कहां है? रेल कोच फैक्ट्री तो ये कपूरथला के अंदर है, पंजाब के अंदर रेल कोच फैक्ट्री। रेल व्हील फैक्ट्री यानी रेल पहिया, पहिया फैक्ट्री कहां है? पहिया कहां बनता है? तो आप कहिए ये बनता है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु, बेंगलोर। और डीजल, डीजल इंजन, डीजल इंजन आधुनिकीकरण वर्कशॉप, आधुनिकीकरण जो वर्कशॉप है वो कहां है? तो पटियाला के अंदर, पंजाब में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक स्क्रीनशॉट कर लो इसको। लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के जो भी चीजें बनती हैं उनके कहां कहां हैं यूनिट्स, उत्पादक जो इकाइयां हैं, डिब्बा कहां बनता है, इंजन कहां बनता है, इंजन का मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण कहां होता है, पुराने इंजन जो हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां है, रेल कोच फैक्ट्री कहां है, पहिया कहां बनता है। ठीक है, तो ये भारतीय वायु यातायात, तो देखो एयरपोर्ट्स के नाम हमें 2 4 5 के जरूर याद रखने चाहिए। नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर है भारत का बीचों बीच, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ इंडिया नागपुर। तो भीमराव अंबेडकर ने बनाया संविधान, और संविधान भी बीचों बीच में है, सारे कानून के बीच में क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेंट्रल एंड सुप्रीम, जिसे कहते हैं अरे लॉ ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कानून वही है, संविधान ही, उसी के अकॉर्डिंग सारे कानून चलते हैं। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में अगर आप चले जाते हो, मुंबई में चले जाओ तो छत्रपति शिवाजी का नाम चारों तरफ चमकता है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी। ओडिशा भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर बीजू पटनायक बहुत बड़े लीडर रहे हुए हैं, बीजू पटनायक, तो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ओडिशा का, भुवनेश्वर वाला। पंजाब में अमृतसर वाला जो है स्वर्ण मंदिर वाला, अमृतसर का हवाई अड्डा है गुरु रामदास जी के नाम से, गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर वाला। नागपुर भारत का केंद्र, बाबा साहब ने लिख दिया संविधान, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया के सारे कानून का सेंटर है, तो सेंटर सेंटर। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े हवाई अड्डे हैं, एक तो मोदी जी वाला, वाराणसी वाला, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री रहे हैं अपने, दूसरे प्रधानमंत्री। तो वाराणसी वाला है लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के नाम से, और लखनऊ जो राजधानी है, लखनऊ, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जी जन नेता रहे हुए हैं, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ वाला है। कोलकाता के अंदर नेताजी ने बहुत काम किया था, तो कोलकाता का हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता वाला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केरल का जो हवाई अड्डा है, कालीकट बोलते ही उसको, बंदरगाह को भी कालीकट बोलते थे पहले, कोचीन को कालीकट के आसपास बोलते थे, और कालीकट में ही आए थे वो कौन आए थे, जो पुर्तगाली थे या कौन से डच थे या कौन आए थे, सबसे पहले कालीकट में आए थे। तो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरल वाला, कोझिकोड के अंदर जो है कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसके बाद कर्नाटका वाला छोड़ो, बेंगलुरु, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में है, ट्रेन आकर बुलेट ट्रेन वहीं रुकेगी भाई, और सरदार जी वहीं बैठे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरफील्ड जो है वो अहमदाबाद, जहां पर मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन आने वाली है, और अहमदाबाद के अंदर ही बैठे हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। पटना बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हुए हैं, पटना के बहुत बड़े जन नेता रहे हुए हैं जेपी नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना वाला। पोर्ट ब्लेयर में हमारे वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा मिली थी। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर में ही थी सेलुलर जेल। तो वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल के अंदर ही, सेलुलर जो सेल थी उसी के अंदर दिया गया था। अच्छा शिवांगी कह रही है वास्को डिगामा आया था कालीकट। ठीक है, वास्को डिगामा आया होगा। हिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं, आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो आएगी। मैं तो एग्जाम वगैरह देता नहीं और ना दी कभी, मतलब मजा नहीं आता कुछ खास। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे या नेशनल हाईवे का सिस्टम क्या है, जरा इधर देखो। आजकल जो हाईवे का सिस्टम है, नेशनल हाईवे का सिस्टम, वो कैसे कर दिया। भारत को देखो जरा इधर, अगर ये हमारा भारत है, कुछ ऐसे, तो इसमें अगर कोई हाईवे यहां पर है ऐसे, और कोई हाईवे यहां पर है ऐसे, इसका नंबर 1 होगा और इसका नंबर होगा 2, फिर इसका नंबर 3 होगा, इसका नंबर होगा 4, इसका नंबर 5 होगा, इसका नंबर होगा 6, इसका नंबर 7 होगा और इसका नंबर होगा 8, इसका नंबर, अरे हाँ सही है, इसका नंबर 9 होगा और इसका नंबर होगा 10, फिर यहां पर होगा 11, यहां पर होगा 12, यहां पर होगा 13, यहां पर होगा 14, समझ रहे हो बात को, यहां पर होगा 15, यहां पर होगा 16, इधर होगा 17, इधर होगा 18, अरे इधर होगा 18, ये होगा 18, इसका नंबर 19 होगा और ऐसे जो होगा उसका नंबर होगा 20, इसका नंबर 21 होगा और ऐसे कोई हाईवे होगा तो उसका नंबर होगा 22। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी हाईवे अगर उत्तर से दक्षिण चल रहा है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ चल रहा है, तो वो सम संख्या में होगा, सम संख्या होगी उसकी, यानी इवन नंबर होगा, याद रखना सम संख्या में होगा, ये पक्की बात है। और कोई भी हाईवे अगर चल रहा है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो उसका नंबर होगा विषम संख्या में, यानी ओड नंबर में होगा, विषम संख्या में। पहली बात तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसका लो स्क्रीनशॉट, ये बात याद रखने वाली है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और एक नंबर हाईवे उधर मिलेगा नॉर्थ में, नॉर्थ में मिलेगा पूर्व से पश्चिम चलता हुआ, 2 नंबर मिलेगा उधर ईस्ट में जहां सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है वहां पर। तो सबसे पहले यहां पर 1, फिर वहां 2, फिर यहां 3, वहां 4, ऐसे। तो ये तो है मूल जो अब नया सिस्टम बना दिया गया है वो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बताओ आसान है ना नवीन चंद्रा, आसान है। अगर आप किसी हाईवे पे हैं, मान लीजिए उसका नंबर है 44, किसी हाईवे पे आप 44, तो ये तो पक्की बात हो जाएगी कि आप उत्तर से दक्षिण कहीं ना कहीं चल रहे हैं, या तो आप नॉर्थ में चल रहे हैं या साउथ में चल रहे हैं, पक्की बात है। ठीक है, नॉर्थ साउथ होगा वो पक्की बात है, अगर 44 होगा तो नॉर्थ साउथ चल रहा होगा, तो कम से कम एक तो पता चल जाए। और अगर आपने देखा कि हाईवे जो है 10 नंबर है, 10 नंबर है, तो इतना तो पता चल गया कि वो उत्तर से दक्षिण चल रहा है, और 10 नंबर है तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि 2 नंबर वहां से स्टार्ट होता है, तो 10 नंबर कहीं असम के आसपास है, हम पक्की बात है असम में है, समझ रहे हो बात को। और अगर आपके पास पता चला कि आप 5 नंबर हाईवे पे हैं, 5 नंबर हाईवे पे, तो आपको इतना यकीन हो जाएगा कि आप पूर्व पश्चिम चल रहे हैं, पक्की बात है ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं, हम ईस्ट या वेस्ट में जा रहे हैं।
और हम कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड उस एरिया में है, पक्की बात है, कन्याकुमारी नहीं है, गुजरात नहीं है, असम नहीं है। इतना पक्का पता चल जाएगा केवल हाईवे के नंबर से ही, चाहे कोई आपको बताए या ना बताए। समझ में आ रही है बात? इसलिए नया सिस्टम कर दिया गया। सबको समझ में आई है बात कि क्या फायदा है इस सिस्टम को बनाने का? सबको समझ में आ रही है बात? इसलिए नया सिस्टम बना दिया गया, सब हाईवेज के नंबर चेंज कर दिए, और याद रखने में भी कोई दिक्कत ना हो, याद रखने में भी कोई दिक्कत ना हो। एक नंबर हाईवे है, सीधा सोचो जम्मू कश्मीर में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलने वाला। 2 नंबर हाईवे पक्का मान लो अरुणाचल प्रदेश में या उसमें यहाँ पर वो नागालैंड के अंदर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड में मिलेगा, या असम में मिलेगा, असम भी यहीं पर यहां तक आता है, और कहीं नहीं मिलने वाला। देखो इधर देखो जरा, यहां पर जो भी हाईवे आप देखेंगे, देखो अब आपको नंबर तो दिख ही रहे होंगे, कुछ कुछ सारे ही दिख रहे हैं। इधर देखो, मैं बताता हूं, उत्तर से दक्षिण चल रहा है तो 44 नंबर है, उत्तर से दक्षिण चल रहा है तो 30 नंबर है, उत्तर से दक्षिण चल रहा है तो 16 नंबर है, उत्तर से दक्षिण चल रहा है नॉर्थ से साउथ तो 48 नंबर है। ठीक है, सबको दिख रहा है 48 नंबर। पूर्व से पश्चिम चल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट तो 27 नंबर है, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है तो 53 नंबर है। देखो जरा इधर, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है तो 19 नंबर है, 19 नंबर है। ठीक है, कोई भी देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, ऐसे ऐसे चल रहा है तो उसका विषम संख्या है 53, यहां 27, मैंने कहा था ना, एक यहां होगा, 3 यहां होगा, 5 यहां होगा, 7 यहां होगा, तो 19 यहां आया। देखो 19, 19 के बाद में आया 27। आप कह रहे हो तो उत्तर में चला गया, नहीं, स्टार्ट तो साउथ से हुआ ना, स्टार्ट साउथ से हुआ है, ये पहले नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, पहले 19 आ रहा है, 19 पहले है। ठीक है, और फिर 27 यहां से शुरू हुआ उसके दक्षिण से, और फिर देखो यहां 53 है, तो इसका मतलब एक नंबर वहां होगा, एक नंबर 5, 7, 11, 17, 19, 27, 53। समझ रहे हो? अब देखो आप कहोगे क्या ऐसे वाले भी सही नंबर से चल रहे हैं? बिल्कुल सही नंबर से चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखो, आपको यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 नंबर, ये रहा, दिख रहा है ना 6 नंबर। 6 नंबर ऐसे नॉर्थ से साउथ चल रहा है, यहाँ पर सीलिंग से लेकर यहाँ जोरहाट तक, सीलिंग से जोरहाट तक को जोड़ने वाला 6 नंबर है। और आगे चलते हैं कि 6 के बाद में यहाँ नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे वाला नंबर, हाँ बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले आया 16, बीच में और भी हाईवे आगे, 2 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 6 यहाँ है, 8 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, 10 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, और होगा और होगा, और उसके बाद में 16 नंबर आया, ये देख लीजिए 16 नंबर आ गया, ये रहा 16 नंबर। ठीक है, 16 के बाद में यहाँ पर 18 भी होगा, 20 भी होगा, 22 भी होगा, कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, छोटे मोटे होंगे। फिर 30 नंबर आया, नॉर्थ से साउथ 30 नंबर। तो देख लीजिए 6 नंबर, फिर और बीच में कई सारे, फिर 16 नंबर, फिर और कई सारे बीच में आ गए होंगे सम संख्या, फिर 30 नंबर, फिर यहाँ और कई सारे आ गए होंगे 44 नंबर, फिर बहुत सारे यहाँ पर हाईवे आए होंगे, बहुत सारे, फिर 52 नंबर, ये देखो 52 नंबर, और फिर 48 नंबर। 48 पहले, 52 पहले कैसे आया? हाँ, ये गड़बड़ कैसे हुई? नहीं हुई ये गड़बड़, बेसिकली 48 जो है ना दिल्ली से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 48 फिर क्या चला जाता है, मुंबई चला जाता है, फिर चेन्नई चला जाता है। लेकिन 52 शुरू होता है संगरूर से, पंजाब से, तो 52 इसलिए इसका नंबर है, और 48 तो शुरू कहां से हुआ? शुरू ज्यादा ईस्ट में से हुआ, 48 यहां से शुरू हो रहा है। आप कह रहे हो इसको क्यों नहीं बना दिया? अरे नहीं, कुछ कुछ हाईवे ऐसे होते हैं, कुछ नंबर जिनको कुछ खास जगह से जोड़ना होता है, कि दिल्ली से शुरू किया साहब, 48 दिल्ली से शुरू हो रहा है, तो कहां ले जाएं उसको? अरे यार मुंबई जा रहा है ना, उसको बनाओ, और चेन्नई, ताकि 3 महानगर एक साथ जुड़ जाएं 48 नंबर से, 3 को जोड़ दिया एक साथ से। ठीक है, तो 48 यहां से, 48 यहां से स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये 52 है, 52 यहां से शुरू हो रहा है। आप यहां देखेंगे तो आप कहेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे हैं कि 48 इधर चला गया, 52 इधर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्टार्टिंग को लेकर है, स्टार्टिंग दिल्ली से हो रहा है तो 48 है, और ये संगरूर से हो रहा है तो 52 है। ठीक है, क्लियर है चीज? और फिर और ज्यादा इधर आओगे तो आप देखो 66 नंबर है यहाँ पर, 66, बिल्कुल पश्चिमी तट के साथ साथ 66। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर, 16 नंबर, 30 नंबर, 44 नंबर, फिर 48 नंबर, फिर 52 नंबर, और फिर 66 नंबर। तो सारे इधर आओगे तो नंबर बढ़ेगा 2, 4, 6, 8, 10 वाला, और इधर आओगे तो 1, 3, 5, 7 वाला नंबर बढ़ेगा, 27, 53, और भी आगे कोई। भाई क्लियर है सिस्टम? अब आपको याद करवाता हूं कुछ मुख्य मुख्य हाईवे। ये सिस्टम क्लियर है ना, कैसे होगा ये सिस्टम? और सबूत आपके सामने है। ठीक है शिवांगी, बाकी लोग एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज को कि कैसे हो गया नया हाईवे का सिस्टम? सबको बर्दाश्त है ये चीज या नहीं? अरे बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं बता रहे?
चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब लोगों ने कहा, समझ में आ गया। अब देखो कितने हाईवे का नाम याद करना है, नंबर याद करना है, कितने हाईवे का नंबर याद करें भाई, ये सवाल उठता है कि कौन कौन से का नंबर याद करें, ये तो बहुत सारे होंगे। हाँ वाकई में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दो हाईवे तो ऐसे याद करने हैं जो सबसे लंबे हैं, दो हाईवे ऐसे हैं जो सबसे लंबे हैं। कौन कौन से हैं तो आप देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको नंबर। एक तो 44 एक नंबर पे और 27 दो नंबर पे, यहां दिखाई दे रहा है 44, 44 कहां से स्टार्ट हो रहा है, श्रीनगर से। कहां से होकर जा रहा है, दिल्ली से होकर। कहां जाएगा, तो भाई उत्तर से दक्षिण जोड़ेगा तो कन्याकुमारी तक जाएगा, ये देखो। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नंबर है। एक तो 44 को याद रखना है। 44 कहां से, मैं ये फोटो दे दूंगा आपको, नोट्स के अंदर ये फोटो दे दूंगा, चिंता मत करो, बस याद कैसे करोगे, कितने याद करें, जो इसमें दे रखे हैं वही याद करने, और कुछ नहीं करना। 44 जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण। इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दूसरा याद करना है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट वाला। पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है, 27 नंबर, 27 नंबर स्टार्ट होता है पोरबंदर गुजरात से, और इधर चलता 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 यहां से जा रहा है, यहां से यूपी में से भी निकलता है, बिहार में से भी निकलता है, वेस्ट बंगाल से भी, असम से, और असम में जाकर रुकता है सिलचर पर। यहां ये रहा सिलचर, ठीक है, असम में सिलचर। तो ये 27 नंबर, 27 नंबर 2 नंबर पे सबसे लंबा हाईवे है। कहां से चला भाई, पोरबंदर से चला, यहां से पोरबंदर से, और पोरबंदर से चलकर असम तक, दूसरा सबसे लंबा हाईवे। तो 44 सबसे लंबा, और 2 नंबर पर सबसे लंबा है 27। दो तो ये याद रखने हैं। इसके बाद कौन सा याद रखें, 30 को छोड़ो कोई जरूरत नहीं है, 52 को छोड़ो कोई जरूरत नहीं है, वैसे 52 काफी लंबा है, 52 बहुत लंबा हाईवे है, तीसरे चौथे नंबर पर ही सबसे लंबा होगा शायद। तो इसके बाद याद करना है 48 को, 48 को। 48 को क्यों याद करें, क्योंकि 48 जोड़ता है 3 महानगरों को, 3 महानगरों को जोड़ता है 48, 48, 44 के बाद में 48। दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई। दिल्ली मुंबई चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे कितना नंबर है, लिख लो, दिल्ली मुंबई चेन्नई है 48, दिल्ली मुंबई चेन्नई 48, दिल्ली मुंबई चेन्नई 48, दिल्ली मुंबई चेन्नई 48, ठीक है 48। फिर एक ही दो महानगर बच गए, अब दो बच गए। तो पहले तो इसको देख लेते हैं। दिल्ली से अगर आप कोलकाता जाना चाहते हैं तो दिल्ली से कोलकाता ले जाएगा आपको 19 नंबर, दिल्ली से कोलकाता है 19 नंबर। विषम संख्या होगी, पूर्व से पश्चिम चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट चल रहा है, तो विषम संख्या, ओड नंबर होगा, इवन नंबर तो होगा नहीं, राइट। तो दिल्ली से ज्यादातर, दिल्ली से तो वैसे 48 लाएगा, 44 लाएगा आपको थोड़ी दूर आगे तक, फिर आगरा के आसपास से स्टार्ट होता है, और वो वहां बट दिल्ली से जाएंगे तो 19 ही, ज्यादातर तो 19 ही काम में आएगा ना। तो दिल्ली से कोलकाता जाना है तो 19 को काम में लेंगे, 19 को। दो हाईवे और याद कर सकते हैं, और उनके नंबर बड़े अच्छे हैं, 16 और 66 है कि नहीं, बराबर एक जैसे दिखने वाले। 1666, 1666, 1666। देखो यहां पर है 16 और यहां पर है 66, मतलब क्या क्या मतलब, क्या मतलब, इधर देखो, कोलकाता से चेन्नई तक, मतलब पूर्वी तट। आप कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट, तो पूर्वी तट के साथ साथ है 16, और पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, इसके साथ साथ है 66 नंबर। ये कहां से कहां, तो ये मुंबई से ही मान लो, मुंबई से कन्याकुमारी, कोलकाता से चेन्नई 16, और मुंबई के आसपास पनवेल है, पनवेल जस्ट मुंबई के साउथ में है यहाँ पनवेल, तो पनवेल से लेके कन्याकुमारी तक है 66। तो 16 66 को एक साथ याद रखो, 16 पूर्वी तट पे और 66 पश्चिमी तट पर, 16 पूर्वी तट पर और 66 पश्चिमी तट पे, 1666, 1666, 1666, पूर्वी तट पश्चिमी तट, कोलकाता से चेन्नई, और मुंबई से लगभग, मुंबई के साउथ में है पनवेल, वहीं पर, वहां से कन्याकुमारी तक 66, बस। और किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक जो है ये आता है, जो 52 है, ये शायद चौथे नंबर का सबसे लंबा हाईवे है, चौथे नंबर का 52 ही है, हाँ मैं वही बता रहा था कि चौथे नंबर पर 52 है, इसलिए 52 को भी आप याद रख सकते हैं। 52
मतलब जो है वो संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला है कर्नाटक के अंदर, वहां तक जाता है। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी है जरूरत नहीं है वैसे तो, चाहो तो आप ले लो 44 3745, 27 3507, 48 जो दिल्ली से चेन्नई जाता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई 2807, और 52 2317। इनका एक स्क्रीनशॉट कर लो भाई, 5वें नंबर वाले की जरूरत नहीं है। सितारगंज इन उत्तर प्रदेश टू इब्राहिमपत्तनम इन आंध्र प्रदेश, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हैं भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे ही नेशनल वाटरवेज जलमार्ग। तो जलमार्ग, पहला जलमार्ग तो उत्तर प्रदेश में ही है, गंगा नदी के ऊपर। ये रहा पहला जलमार्ग, नेशनल वाटरवे नंबर 1, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवे। जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, तो नेशनल वाटरवे कौन सी नदी पर, आप कहिए गंगा नदी पर। गंगा नदी पर कितना लंबा है, 1620 किलोमीटर। कहां से कहां, हल्दिया तक जाता है, प्रयागराज से। प्रयागराज से हल्दिया तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर से जाता हुआ 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज इलाहाबाद जो पहले बोलते थे, वहां से हल्दिया तक गंगा नदी के ऊपर चलने वाला पहला जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया टू धुबरी। तो दूसरा है वाटरवे नंबर 2, कहां पर है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम के अंदर है पूरी तरीके से, ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ये मतलब ऐसा है नहीं कि ये यहां से निकलता है, बस केवल असम असम में है, लेकिन यहां पर सादिया के तुरंत बाद में अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में आप आगे जाएंगे तो यहाँ 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 मतलब जहां धुबरी है ना, वहीं पर वेस्ट बंगाल आ जाता है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, और धुबरी के इस साइड में यहाँ मेघालय है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे स्टेट्स को सर्व करता है। असम के अंदर तो है ही, यहाँ पर है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर असम, ओ वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है, वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, और असम। तो इन राज्यों को सर्व जरूर करता है, लेकिन कहां से कहां तक है, असम के अंदर है, और सादिया इधर जगह है, सादिया। और इधर असम के अंदर ही बांग्लादेश बॉर्डर पर है धुबरी, सादिया टू धुबरी। तो इन दोनों जगहों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, 891 किलोमीटर लंबा, 891 किलोमीटर लंबा है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 जो है वो इधर है, केरल के अंदर, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, पश्चिमी तट के साथ साथ कोल्लम टू कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है केरल के अंदर, पहली बात तो केरल में याद रखना, केरल, कोल्लम से कोट्टापुरम तक। कोल्लम जंक्शन की भी बात कर रहे थे ना, कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व में, कोल्लम, केरल वाला। तो उस कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक, कोल्लम से कोट्टापुरम, राइट, कोल्लम टू कोट्टापुरम, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, 205 किलोमीटर लंबा। बस एक और याद कर लीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है पूर्वी तट के साथ साथ ईस्टर्न कोस्ट पर है, काकीनाडा टू पुडुचेरी। यहां पर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा, काकीनाडा से यहां पर तमिलनाडु में पुडुचेरी वाली जो जगह है, पुडुचेरी, तो पुडुचेरी तक, पुडुचेरी तक, राइट, काकीनाडा टू पुडुचेरी 1078 किलोमीटर लंबा, नहरों द्वारा जोड़ा गया है इसको, कैनाल सिस्टम है बेसिकली ये। तमिलनाडु यूनियन टेरिटरी, आंध्र प्रदेश और ये पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 जगहों को, तमिलनाडु है यहां पर, ये यूनियन टेरिटरी है, और ये आंध्र प्रदेश है, इन 3 को जोड़ने का काम करता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, काकीनाडा से वहां तक। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, मैंने सारा का सारा आपको बता दिया, सब कुछ मिलाकर। मतलब हमने यहां पर
भोलू को निकाल कर रख लेते हैं, भोलू। ठीक है, तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज ओवर हो चुका है भाई। ट्रांसपोर्टेशन ओवर। ठीक, रिवर्स हो ही गई हैं, फसलें हो गई हैं, सॉइल्स करवा दिया, पोर्ट करवा दिया, रिवर करवा दिया, हिमालय, दक्कन का पठार, हिल्स, पहाड़ियां, अर्थक्वेक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल, सोलर सिस्टम, लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। एक दो क्लास और जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे वन क्षेत्र भारत का, फॉरेस्ट, और एक है ट्राइब्स, दो चीजें और करवानी है, वो उनसे भी प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में तो ट्राइब्स देख लेंगे, जनजातियां एंड फॉरेस्ट्स, और कुछ देख लेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में, वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ ना कुछ देख लेंगे नेक्स्ट क्लास जब होगी। उसके अंदर एमसीक्यूज भी करवाएंगे, होते हैं वो तो, बिल्कुल होंगे। ठीक है, ओके सोनी, शिवांगी, अशोक मिश्रा, धर्मेंद्र शर्मा, अमर प्रताप, अजय गुप्ता, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप बने हुए थे क्लास के साथ, अच्छे लोग हो आप लगातार। दुष्यंत भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जीएस ज्ञान भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और ज्योति गौतम भी हैं, नवीन चंद्रा भी हैं, और पुष्पेंद्र भी हैं, सब लोग हैं, राम लखन भी हैं, शिवांगी दुबे भी हैं, नहीं शंकर दुबे सॉरी, शिवांगी यादव हैं, सोनी पाल हैं, और नीरज यदुवंशी भी हैं। सब लोग यहाँ क्लास के साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बोलता हूँ बाय बाय, चलो टेक केयर, मिलता हूँ अगली क्लास में जब भी होती है तब। ओके, चलो बाय बाय।